चलिए देखिए, तो आप लोग का जो ज्योग्राफी में चैप्टर चल रहा है, ये है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत के भौतिक विभाजन को हमने देखा था प्राकृतिक रूप से। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ठीक है, जिनमें से पहला जो आपने पढ़ा वो किसके बारे में? पर्वत के बारे में। पहला जो आपने पढ़ा वो किसके बारे में? पर्वत के बारे में, जहां पर्वत आपको 2 भागों में देखने को मिला है ना, एक टांस हिमालय और दूसरा आपको मुख्य हिमालय। तो उत्तर की पर्वतमाला को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर आपने दूसरी क्लास में मरुस्थल के बारे में पढ़ा, अरावली के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज आपकी तीसरी क्लास जो इसकी है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो आज जो आपकी तीसरी क्लास है भारत के भौतिक विभाजन की, इसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो जो दक्षिण भारत का हमारा एरिया है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार जो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो पहले तो आपको इसके मतलब को समझना चाहिए। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो होता है ये होता क्या है? तो जो 3 तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हो। ठीक है, 3 तरफ से क्या हो? पानी से यानी जल से घिरा हो। ठीक है, तो वैसा भूभाग, वैसा लैंडमास जो 3 तरफ से क्या हो? जल से घिरा हो और एक तरफ से जो मुख्य भूमि से लग रहा हो। ठीक है, अगर हम अपने भारत के मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 3 तरफ से क्या है? पानी है। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक जल राशि है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर। ठीक है, ये आपको अरब सागर है। और पूर्व साइड में जो इधर है इसे हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये जल राशि आपको जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ जो है इसे हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये आपको 3 तरफ से क्या है? विशाल जलराशियों से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्रों सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायद्वीप का अर्थ क्या हो गया? जो 3 तरफ से क्या हो? जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, अगर हम प्रायद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के प्रायद्वीप को देखते हैं। ठीक है, एक जो है आपको दक्कन का पठार है। ठीक है, एक क्या आपको? दक्कन का पठार। ठीक है, और दूसरा जो है आपको वो है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो हमारे भारत में जो है 2 प्रायद्वीप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक प्रायद्वीप जो है मुख्य प्रायद्वीप है जो पूरे दक्षिण भारत को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और एक आपको क्या है? काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पे? तो ये है आपको काठियावाड़ का पठार। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं काठियावाड़ का पठार। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपको प्रायद्वीप है। ठीक है, ये है कहां पर? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, तो आपको ये मैप के माध्यम से जो इसको समझाने का प्रयास किया गया है, तो ये सारे चीजों को जो आपको मैप पर दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर काठियावाड़ का जो पठार है ये आपको गुजरात में। ठीक है, अगर हम इस काठियावाड़ को देखेंगे तो ये भी 3 तरफ से क्या है? पानी से लगा हुआ है। ठीक है, जो इसे अगर हम देखें तो ये जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो एक तो इसके आपको नीचे में क्या है? खंभात की खाड़ी। ठीक है, इसके ऊपर में देखेंगे ये जो जल राशि है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और इधर वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। ठीक है, तो अगर हम काठियावाड़ क्षेत्र को देखेंगे तो ये भी क्या है? 3 तरफ से पानी से लगा हुआ है। ठीक है, तो नीचे खंभात की खाड़ी, ऊपर कच्छ की खाड़ी और फिर आपको पश्चिम साइड में अरब सागर। ठीक है, तो इसलिए इसे भी हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रायद्वीप हैं? तो 2 प्रायद्वीप है।
एक तो पूरा दक्षिण पठार जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या है, काठियावाड़ का पठार या काठियावाड़ प्रायद्वीप जो कि गुजरात में है। क्लियर है। अब ये तो हो गया प्रायद्वीप का मतलब कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो तीन तरफ से पानी से लगा होता है और एक तरफ से जो है स्थलीय भूमि से लगा होता है, ठीक है। चलिए अब ये पठार हम किसे कहेंगे, पठार का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम पठार की बात करें तो इसे हम जो है हाईलैंड क्षेत्र, इसे हम कहेंगे हाईलैंड एरिया, ठीक है, यानी उच्च भूमि क्षेत्र, इसे हम क्या कहेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र यानी हाईलैंड एरिया, ठीक है। तो हाईलैंड एरिया का मतलब क्या, कि ऐसी भूमि जो क्या हो, ऊपर उठी हुई हो, ऊपर क्या हो, उठी हुई हो, ठीक है। और ऊपरी जो इसका शीर्ष होगा ये क्या होगा, फ्लैट होगा, ये क्या होगा, फ्लैट होगा, यानी क्या, समतल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया गया था पर्वत और पहाड़ में अंतर, कि पर्वत और पहाड़ जो होते हैं उसमें जो स्लोपिंग होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, शीर्ष जो होता है वो नुकीला होता है, पहाड़ में आपको थोड़ा सा गोलाकार होता है, ठीक है। लेकिन यह जो आपको पठार होता है ये भूमि से ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, ठीक है। जो ऊपर से जो होता है शीर्ष होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र कहेंगे या हाईलैंड एरिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं, लोग रह सकते हैं और रहते भी हैं, ठीक है। तो पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये पठार से ही बना हुआ है। तो पठार होता क्या है, तो ये उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम हाईलैंड एरिया कह सकते हैं, जिसका जो ऊपर शीर्ष होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, क्या होता है, फ्लैट होता है, नहीं समतल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, तो आपसे कभी कभी इसकी आकृति पूछी जाती है, ठीक है। तो इसकी जो आकृति है वो क्या है, तो आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है यह क्या है, ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ा है, और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दक्षिण की तरफ ये क्या संकीर्ण है, ठीक है। और ये एक त्रिभुज के जैसा आकार बना रहा है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार, कैसी है, त्रिभुजाकार, ठीक है, यानी तीन भुजाओं वाली, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि अगर हम एक तरफ से देखें इसे प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है, तो उसकी आकृति कैसी लगती है, तो एक तरफ से देखने पर जो है यह मेज की तरह दिखती है, इसकी आकृति जो है एक तरफ से देखने पर, एक साइड से देखने पर क्या लगेगा, मेज की आकृति, ठीक है। मेज की आकृति क्यों हम इसे कहते हैं अब उसको भी देखिए, ठीक है। यह जो है इसका पश्चिमी घाट, यह जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, यह ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा ऊंचा है, किससे, पूर्वी घाट से, किससे ऊंचा है, पूर्वी घाट से, ठीक है। अब पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है, तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो ये कहलाता है पश्चिमी घाट, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसका जो नाम हो गया ये आपको क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये आपको पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। इसे जो है हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री जो है वो कहां पर है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को ही जो है हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ये पूर्व वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपको क्या है, पूर्वी घाट है, ठीक है, ये क्या है, पूर्वी घाट, ठीक है। तो जो पश्चिम की तरफ है इसे हम पश्चिमी घाट कहेंगे और जो पूर्व की तरफ है इसे हम पूर्वी घाट कहेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, क्यों चौड़ा है उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसकी जो आकृति है वो कैसी है, मेज के आकार की, अगर हम एक साइड से देखें तो क्यों ऐसा हम कहेंगे, तो इसे हम देख लेते हैं कि यह एक भूमि को अगर हम देखेंगे किस प्रकार से जो है ये आपको है, ठीक है।
इस प्रकार से जो है ये आपको बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से बना हुआ है, यानी पश्चिम साइड क्या है, ज्यादा उठा है और पूर्व साइड क्या है तो डाउन है, ठीक है। इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका जो स्लोप है ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। यानी अगर हम बात करें ढलान की, तो जो यह आपको प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, इसका ढलान जो है वो कैसा है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इसका ढलान कैसा है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो ये सब अभी आपको क्या है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी फिर जाएंगे सारे पठार पर, ये भी बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है प्रायद्वीपीय पठार का कि वो है कैसा, क्या है, ठीक है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो इसका ढलान किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब सवाल आती है कि सर कैसे कह सकते हैं कि ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और कैसे आप कह सकते हैं कि इसके आकृति मेज के समान है, इस प्रकार से है, कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पश्चिम साइड से जो है बहुत सारी नदियां निकलती है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है, बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे आपको हो गया गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकलती है जो पश्चिम से निकलती है, पश्चिमी घाट से, और बहते बहते ये पूर्व की ओर जाते हुए कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो अगर इधर से नदी निकल रही है तो बगल में अरब सागर है, तो अरब सागर में भी इसका पानी गिर सकता है ना। लेकिन ये लंबी यात्रा को करने के बाद कहां गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण क्या है कि पूर्वी जो क्षेत्र है वो क्या है, ज्यादा आपको ढलान है, ठीक है। और पानी अक्सर उसी दिशा में जाएगा जहां पर ढलान ज्यादा होगा, है ना। तो चूंकि यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, गोदावरी, कृष्णा का जो भी नदियां निकलती है, वो सारी नदियां जो जाकर कहां पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है वो ज्यादा ऊंचा है पूर्वी घाट से, क्लियर है। अब जब ये नदियां बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, तो आगे जाने के बाद ये अपने साथ अवसाद लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं, अवसाद, ठीक है। इसमें बहुत सारे कण होते हैं जो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या वो मुहाने पर जमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मुहाने पर जमा कर देते हैं, ठीक है। और इसी अवसाद को, जो कि समुद्र में मिलने से पहले अवसाद जमा होता है किनारे पर, इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो वैसी नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, आपको कई सारे जो है अवसाद जाते हैं, ठीक है, कण जाते हैं, और वो ला के यहाँ पर क्या कहते हैं, पूर्वी किनारे पर छोड़ देते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो पूर्वी किनारा है वो पश्चिमी किनारा की तुलना में ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। क्योंकि इधर से जब पश्चिम की तरफ से नदियां निकली, ठीक है, तो अपने साथ अवसाद, गाद, चट्टानों के टुकड़े, कण जो भी है वो सारे अवसाद लेकर गए, और यहाँ बंगाल में खाड़ी हुई गिरने से पहले क्या हुआ, यहाँ पर किनारे पर वो छोड़ दिए। तो ये किनारा क्या हो गया, धीरे धीरे चौड़ा हो गया, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है ये कम चौड़ा है और पूर्वी घाट ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी घाट है वो क्या है, चौड़ा है, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो है वो अधिक चौड़ा है, ठीक है। तो क्यों चौड़ा है ये भी आप समझ गए, है ना। अब देखिए यह जो प्रायद्वीपीय पठार है आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण हुआ है आपको लावा से, ठीक है। किससे हुआ है, लावा से, ठीक है। हाँ, ज्वालामुखी का जो लावा होता है इसी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें क्रिस्टलीय रूपांतरित चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको चट्टान पाए जाते हैं वो कौन सी है, क्रिस्टलीय चट्टान है, ठीक है। क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित, ठीक है। हाँ, रूपांतरित का मतलब हुआ कि जो रूप बदल ले उसको हम रूपांतरित कहते हैं, ठीक है। तो यह जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार हमारा बना हुआ है, ठीक है, यह जो है आपको क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है।
आग्नेय चट्टानों से बना है और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसलिए यह जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये ज्यादा कठोर है। ये क्या है? ज्यादा कठोर है। ठीक है, अब कैसे हम कहेंगे कि ज्यादा कठोर है? तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह जो है विश्व का प्राचीनतम आपको जो है भाग है। तो विश्व का प्राचीनतम क्षेत्र, हाँ, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, ठीक है, कि जो प्राचीन क्षेत्र रहे हैं, प्राचीन स्थान रहे हैं, ठीक है, उनमें से सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो स्थान है वो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी आखिर ये क्यों जो है अभी भी जो है बना हुआ है अपनी वैसी स्थिति में? तो उसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर कठोर चट्टान जो है पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित जैसे कठोर चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है? कठोर है। इसलिए इसकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो है कुछ आपको बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको समझना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में पठार भी कुछ भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये क्या है? कुछ भागों में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, और यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर क्या है? अरावली है, जो कि आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो अरावली के दक्षिण में ही आपको क्या है? ये सारे पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब इसका एक फोटो आप लोग ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे। ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक परिचय हो गया कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो यह प्रायद्वीपीय पठार है इसमें जो पठार है उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर आपको पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब सबका जो पहले नामकरण कर देते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो है ये आपको क्या है? अरावली पर्वत। ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना, जिसे हम अरावली पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। आप लोगों ने याद नहीं किया है, आज पहले आप लोग सुनने वाले थे लेकिन चूंकि टाइम नहीं बच पाया, पिछले क्लास में टाइम ज्यादा निकल गया, इसलिए आज आप लोग से पूछे नहीं। ठीक है, हाँ, तो कल जो है आपको कल वाला आज वाला सारा पूछेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्या है? अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत, और ये आपको जो है ये है आपको क्या? विंध्य पर्वत। यहाँ पर आपको क्या है? विंध्य पर्वत, जिसे हम लोग विंध्याचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नाम सुने होंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो आपका भाग है, ठीक है, ये आपको क्या है? विंध्य पर्वत है, जिसे हम विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है आपको एक पठार है, इसे हम लोग कहते हैं मेवाड़ या मारवाड़ का पठार। ठीक है, तो मेवाड़ या मारवाड़ का पठार। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपको महाराणा प्रताप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो मेवाड़ के ही राजा को हुआ करते थे महाराणा प्रताप। ठीक है, चलिए, तो यह मेवाड़ और मारवाड़ का जो है पठार है, जो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के क्या है? बीच में है। ठीक है, और ये आपको कहा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, इससे नीचे जब हम आएंगे तो ये विंध्याचल पर्वत से सटा हुआ नीचे जो है एक आपको पठार है, जिसे हम लोग कहते हैं मालवा का पठार। इसे क्या कहते हैं? मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है यह आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब क्यों यह महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ से कुछ नदियां निकलती है। ठीक है, तो यहां से आपको निकलती है चंबल, केन, सिंध, बेतवा। ये चार नदी है। ठीक है, चंबल, केन,
सिंध, बेतवा, ये क्या है? 4 नदी। ये चारों नदी जो है आपको यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो आगे जब आप लोग को नदी के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब नाम आपको वहां सुनने को मिलेगा। तो गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है आपको यमुना। ठीक है, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो है यमुना। ठीक है, और यमुना की ही सहायक नदी है ये 4, चंबल, केन, सिंध, बेतवा। ठीक है, तो ये 4 नदियां जो निकलती है ये कहां से निकलती है? मालवा के पठार से। कहां से निकलती है? मालवा के पठार से। ठीक है, फिर इससे नीचे आएंगे तो यहां पर अभी आपको बताया गया कि ये आपको क्या है? तो काठियावाड़ का पठार है। ठीक है, ये हो गया आपको काठियावाड़ का पठार जो कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये आपको काठियावाड़ का पठार हो गया। ठीक है, फिर इससे नीचे जब हम आएंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं मुख्य रूप से दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। ठीक है, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसे मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, अगर हम इसे प्रायद्वीपीय पठार को बांटेंगे तो कितने भागों में हो जाएगा? 2 भागों में। ठीक है, तो 2 भागों में से क्या क्या हम बांटते हैं? तो एक आपको है मध्य उच्च भूमि। एक क्या है? मध्य उच्च भूमि। ठीक है, और दूसरा होता है दक्कन का पठार। दूसरा क्या होता है? दक्कन का पठार। ठीक है, तो यह जो आपको मेवाड़ का पठार है, ठीक है, बाकी सब आपको पठार पढ़ाएंगे भी। ठीक है, बुंदेलखंड, बहेलखंड, ठीक है, ये सब जो पठार है ये सब आपको मध्य उच्च भूमि में कहलाता है, जो ऊपर वाला है। ठीक है, और जो नीचे वाला ये क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये सारे जो है ये दक्कन के पठार का ही भाग है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसे हम लोग मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपको क्या है कि बीच भारत में यानी दक्कन से थोड़ा आपको ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दक्कन का पठार जो है यह मुख्य रूप से जो है देखने को मिलेगा कहां पर? तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है ये क्या है? काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो यह मिट्टी यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है और यहाँ पर क्या है? कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो हाँ, इसका विस्तार आपको नीचे तक कहीं कहीं पर तमिलनाडु में भी है, थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो आपको महाराष्ट्र, गुजरात, जो राजस्थान वाला एरिया से होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको काली मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो जो दक्कन का पठार है ये मुख्य रूप से काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? पानी जो सोखने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, इनका ज्यादा पानी का वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको काठियावाड़ का पठार हो गया, फिर आपका दक्कन का पठार हो गया। ठीक है, इससे नीचे आएंगे तो ये आपको कहलाता है कर्नाटक का पठार। क्या कहलाता है? कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो कर्नाटक का पठार हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम अब पूर्व साइड में आते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो ये आपको कुछ आपको पूर्व साइड जो है ये ज्यादा है आया हुआ। ठीक है, ये आपको तेलंगाना का पठार है। ठीक है, इसका विस्तार आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों में है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आएंगे तो ये है आपको क्या? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार ये आपको ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? दंडकारण्य पठार। ठीक है, ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण पठार है जिसे हम लोग छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। ये आपको छोटा नागपुर
पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही आपको एक और पठार इसी में यहाँ पर आपको हजारीबाग का पठार, ठीक है। और यहीं पर आपको नीचे में एक और पठार है, रांची का पठार, ठीक है। तो आपको यह तीनों पठार जो है ये आपको कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है। ये तीनों कहां पर आपको है, झारखंड में, ठीक है। यह जो आपको बीच वाला भाग दिख रहा है ये है आपको बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और ये वाला जो है ये है आपको बघेलखंड का पठार, ये क्या है, बघेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पर एक और पठार आपको आगे चलकर जो है आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। तो यह जो एरिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेघालय का पठार। क्या कहते हैं, मेघालय, या इसी को हम शिलोंग कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी है, तो मेघालय या शिलोंग का पठार, ठीक है। तो ये सारे जो पठार हैं आपके, ये सारे प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। तो एक बार सभी पठार को जो है आप लोग देख लीजिए एक नजर से कि कौन कौन से पठार जो है वो कहां पर है, ठीक है। और उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही समझने में, वह एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आपने सभी पठार को एक नजर में देख लिया, ठीक है। तो सबसे, अगर हम पश्चिम से शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ऊपर में आपको क्या है, मेवाड़ या मारवाड़ का पठार, जो कहां पर है, राजस्थान में। फिर इससे नीचे आएंगे तो विंध्य पर्वत है, ठीक है। फिर से नीचे आएंगे तो आपको मालवा का पठार है, जहां से 4 मुख्य नदी है आपको, चंबल, केन, सिंध, बेतवा, ठीक है। ये 4 नदियां यहाँ से बहती है, ठीक है। ये जो मालवा का पठार है ये आपको रह गया है कि कहां पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो विस्तार है वो आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, ठीक है। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। तो यहां से आपको 4 नदियां निकलती है, चंबल, केन, सिंध, बेतवा। एक नदी आपको सिंधु है, तो सिंधु और सिंध अलग है, कभी ये मत सोचिएगा एक है। सिंधु आपको जो है वो निकलती कहां से है, तिब्बत के आपको पठार से, कैलाश मानसरोवर से, ठीक है। और ये आपको कहां से निकलती है, मालवा के पठार से। तो सिंध अलग है, सिंधु अलग है, ठीक है। तो ये 4 आपको सहायक नदी किसकी, यमुना की, ठीक है। फिर आपका काठियावाड़ का पठार, ये आपको कहां पर, गुजरात में, ठीक है। दक्कन का पठार, ये आपको महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में जिसका विस्तार है, ठीक है। इसका आपका ऊपर गुजरात में भी है, राजस्थान में थोड़ा क्षेत्र है, ठीक है। फिर कर्नाटक का पठार, नाम से पता चला कर्नाटक में है ना। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना में। दंडकानी पठार आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इसका था विस्तार है, ठीक है। और ये तीनों जो है आपको हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची, ये तीनों कहां पर है, झारखंड में। ये तीनों कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। हालांकि केवल झारखंड में नहीं, इसका विस्तार आपको वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। और थोड़ा आपको ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी जाता है। तो मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। यहाँ जो छोटा नागपुर पठार है, यहाँ से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है आपको दामोदर नदी, ठीक है। तो ये दामोदर का क्या है, उद्गम क्षेत्र है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दामोदर नदी जो है ये कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली एक नदी आपको हो गई दामोदर नदी, ठीक है। अब देखिए जो मेघालय का पठार है, जिसे हम शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 जो है पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ 3 आपको पहाड़ी देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपको महत्वपूर्ण है। इसका भी नाम जो है आप लोग याद रखेंगे। एक है आपको गारो, दूसरा है आपको खासी, और तीसरा आपको है जैंतिया। मेघालय के पठार पर जो है 3 आपको पहाड़ी है, ठीक है। कौन कौन सा, गारो, खासी और
जयंतिया। ठीक है, तो यह 3 पहाड़ी जो है यहाँ की 3 जनजातियों के नाम पर है। ठीक है, और इसी खासी पहाड़ी पर जो है आपको एक स्थान है जिसका नाम है मौसिन राम। ठीक है, हाँ, तो मौसिन राम का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको लगभग 1135 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारिश जो पूरे भारत में होती है ये आपको कहाँ पर, खासी पहाड़ी में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, मेघालय के पठार में। ठीक है, तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है और इसी में से खासी है जहां पर आपको क्या है, मौसिन राम है। ठीक है, यहीं पर एक और आपको स्थान है। ठीक है, चेरापूंजी। ठीक है, तो चेरापूंजी जो है पहले जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले जो आपका 10th क्लास का सवाल आता था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आंसर होता था चेरापूंजी। लेकिन अब इससे आगे निकल गया कौन, मौसिन राम। ठीक है, तो दोनों ही आपको चेरापूंजी और मौसिन राम दोनों कहाँ पर है, खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, और ये गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों ही किसका भाग है, आपको मेघालय के पठार का। ठीक है, और ये जो मेघालय का पठार है, ठीक है, ये भी आपको छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग। ठीक है, लेकिन ये अलग होता है। ठीक है, इससे अलग होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा ये अलग होता है, तो याद रखिएगा मालदा गेप। ठीक है, मालदा गेप के द्वारा जो है आपको अलग होता है, इसे मालदा गेप या मालदा भ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपको छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार ये किससे अलग होता है, मालदा गेप या मालदा भ्रंश से। ठीक है, और इसी मालदा गेप या मालदा भ्रंश होकर जो है आपको गंगा नदी जो है वो भारत से बाहर निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो भारत से बाहर निकलती है फिर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। तो वो इसी गेप से, मालदा गेप से। ठीक है, तो ये आपको मेघालय या शिलोंग का पठार हो गया। ठीक है, उसकी चोटियां हो गई कुछ जो आपको महत्वपूर्ण है, पहाड़ी जहां पर आपको बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, फिर ये आपको छोटा नागपुर का पठार में 3 पठार आता है, हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची का पठार। ठीक है, एक और यहाँ पर आप बात रखिएगा, जो दंडकारण्य पठार है यहाँ से भी एक नदी निकलती है, महानदी। ठीक है, महानदी का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो महानदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये क्या है, आपको दंडकारण्य पठार। ठीक है, तो ये दंडकारण्य पठार से आपको महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावे भी आपको जो है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ी हैं, पर्वत हैं। ठीक है, पठार हैं। ठीक है, जिसे आप देखेंगे ये जो विंध्य पर्वत है। ठीक है, इसी विंध्य पर्वत का जो है आपका विस्तार देखने को मिलता है आगे। ठीक है, और यहाँ इसका 2 आपको जो है भाग में बटा हुआ है। ठीक है, एक आपने बिहार के संदर्भ में, चूंकि क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है बिहार की, अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पूछा जाता है आपको कैमूर के पठार के बारे में। ठीक है, या कैमूर के पहाड़ी के बारे में। ठीक है, तो कैमूर श्रेणी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 पर्वत है, एक ये पर्वत है, इसका नाम है आपको भंडेर। ठीक है, और एक यह पर्वत जो है इसका नाम है क्या, कैमूर। ठीक है, तो कैमूर जो है ये आपको कहां पर है, बिहार में। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही आपको क्या है, यह आगे का विस्तार है। ठीक है, जिसे हम लोग भंडेर के नाम से जानते हैं या कैमूर के नाम से जानते हैं, 2 आपको है। ठीक है, और यहाँ पर कैमूर आपको बिहार में है, इसलिए आपको इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो विंध्याचल पर्वत है इसके नीचे आपको क्या है, तो यह आपको मालवा का पठार है। और इसी में फिर यहाँ नीचे में क्या है, आपको जो है एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग कहते हैं सतपुरा पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं, सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सतपुरा कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक पहाड़ी और है जिसे हम लोग महादेव की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, शिव जी के नाम पर इसे महादेव की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको सतपुरा श्रेणी का ये सब क्या है, आपको भाग है महादेव वाला। ठीक है, तो जो सतपुरा श्रेणी है, ठीक है, ये जो श्रेणी है आपको इसके ऊपर में एक नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक नदी बहती है, ये आपको उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा।
पूरब से पश्चिम। एक इसके नीचे आपको जो है नदी है, ये भी उल्टी दिशा में बहती है, इसका नाम है ताप्ती। क्या है? ताप्ती। ठीक है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये दो नदियों के बीच में है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। ठीक है। ये दोनों ही नदियां जो है भ्रंश घाटी होकर बहती है, क्योंकि यह जो आपका सतपुड़ा श्रेणी है यह आपका भरसोत पर्वत है। तो भरसोत पर्वत कहते किसे हैं? तो वैसा पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र जो क्या होता है, जिसका जमीन जो भूमि था वो धस जाता है। ठीक है। तो धसने के बाद क्या हो गया, उसमें भ्रंश वो टूट गया, वो धस गया, नीचे चला गया। ठीक है। तो ये भ्रंश घाटी होकर बहने वाली दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। और दोनों ये पूर्व से पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये नदी वाले चैप्टर में आपको मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोग का क्लियर है। ठीक है। अब इससे कुछ फैक्ट को जो है आप लोग जान लीजिए, जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला आपको क्या है, विंध्य पर्वत। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विंध्याचल पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ फैक्ट को जान लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यह जो विंध्याचल पर्वत है ये आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो विभाजन है, ठीक है, यह विभाजन किसके द्वारा होता है? विंध्याचल पर्वत के द्वारा। ठीक है। और केवल यह आपको भारत का मतलब भूमि वाला एरिया ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको जो है उत्तरी एवं दक्षिणी नदियों का भी विभाजन करता है। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी नदियों का विभाजन। ठीक है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी नदियों का भी विभाजन करता है कौन? विंध्याचल पर्वत। ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या है? तो आपसे पूछा जाता है विंध्याचल पर्वत जो है किन दो पठार के बीच में है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं मेवाड़ का पठार और क्या, मालवा का पठार। ठीक है। तो ये आपको मेवाड़ का पठार और मालवा के पठार के बीच में है। ठीक है। तो ये सब सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि जो आपको विंध्याचल पर्वत है ये किन दो पठारों के बीच में है? तो मेवाड़ और मालवा के पठार के बीच। ठीक है। इसके बाद इसका जो पूर्वी विस्तार है, ठीक है, अगर हम इसके पूर्वी विस्तार की बात करें तो एक आपको क्या है, भांडेर। ठीक है, भांडेर पर्वत श्रेणी। ठीक है। और फिर आगे चलकर जो क्या है, कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है। तो कैमूर बिहार में है और भांडेर आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो इसका क्या है, पूर्वी विस्तार है। ठीक है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कैमूर पर्वत श्रेणी जो है यह किस पर्वत श्रेणी का जो है विस्तार है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है। यहां से एक और सवाल बनता है सर्वोच्च शिखर का। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है यानी सर्वोच्च चोटी वो कौन सा है, तो यह आपको है माउंट कलुमार। माउंट कलुमार। ठीक है। माउंट कलुमार। ठीक है। हाँ, तो ये आपको सर्वोच्च शिखर जो एमटी मतलब क्या हो गया, माउंट से। ठीक है। तो माउंट कलुमार ये आपको सर्वोच्च शिखर है। हालांकि इसे एक और नाम से जानते हैं, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। ठीक है। तो सर्वोच्च शिखर जो है आपको विंध्याचल पर्वत का वो क्या है, माउंट कलुमार, जिसे हम लोग सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये कलुमार और सद्भावना दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कलुमार याद रखना है, कलवा याद नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो कलवा से कलुमार कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये आपको सर्वोच्च शिखर हो गया, माउंट कलुमार और सद्भावना शिखर। ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आते हैं सतपुड़ा पर्वत पर। ठीक है। तो सतपुड़ा के बारे में भी कुछ फैक्ट है जो आप लोग याद रखिए। तो सबसे पहले तो सतपुड़ा को देखिए वो कहां पर है,
तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये बन गया आपको कि ये आपको नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो किसके बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, ठीक है। और यह जो है आपको कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत। इसे भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं, जो कि आपको बता ही दिए कि भ्रंशोत्त होता क्या है कि जब भूमि पर दबाव बनता है और वो नीचे दब जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश पर्वत कहते हैं, ठीक है। इसी की कुछ आपको पहाड़ियां आगे है, ठीक है। इसमें कुछ पहाड़ियां जो आप लोग को याद रखना है। एक तो वहां पर लिखी दी है महादेव, ठीक है, तो महादेव पहाड़ी यहीं पर है, ठीक है। एक और याद रखिए मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। मैकाल की पहाड़ी ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैकाल जो है और महादेव है ना, दोनों देखने से ही शिव जी का रूप लग रहा है, ठीक है। तो महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी ये दोनों जो है आपको किस श्रेणी में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, ठीक है। महादेव जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है और मैकाल जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो मौसे महादेव मौसे मध्य प्रदेश है ना, और मैकाल में आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका विस्तार है, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है एक चोटी है, महादेव पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। तो जो धूपगढ़ चोटी है ये आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये जो है इसकी हाइट है 1350 मीटर, कितनी है, 1350 मीटर। और ये सर्वोच्च शिखर है किसका, सतपुड़ा का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो धूपगढ़ चोटी है। कौन सी चोटी है, धूपगढ़ चोटी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। यही धूपगढ़ के पास एक और पहाड़ी आपको है, पंचमढ़ी, नाम सुने आप लोग, ये आपको रामायण काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग रामायण को पढ़ेंगे या देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर पंचमढ़ी की चर्चा होती है, ठीक है। तो पंचमढ़ी पहाड़ी भी जो आपको कहां पर है, तो यही धूपगढ़ के पास है, ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी का ये भाग है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक में किसी को दिक्कत। एक और जो है यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, जो हमने अभी पढ़ा क्या, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है आपको क्या, पारसनाथ, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम जो है वो क्या आपको पारसनाथ है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये आपको है कहां पर, तो झारखंड में, कहां है, झारखंड में, ठीक है। तो अभी देखिए ही ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहां पर है, झारखंड में मुख्य रूप से है, ठीक है। लेकिन इसका विस्तार आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपको जो है छत्तीसगढ़ में भी आता है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और आपको कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। तो ये भी जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहां से आप याद रख सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये आप लोगों को कई बार बताए होंगे, है ना, 10th में 12th में, है ना, कंपटीशन में भी कभी चर्चा हुई होगी, ठीक है। तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है किसको, छोटा नागपुर का पठार को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की अधिकता है, यहाँ क्या है,
खनिजों की अधिकता है। ठीक है, तो रूर है कहां पर? तो रूर है जर्मनी में। कहां पर है? जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। ठीक है, और वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से कोयले के लिए। ठीक है, और हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो विश्व में कोई भी क्षेत्र जहां पर आपको लौह अयस्क के लिए और कोयले के लिए प्रसिद्ध होता है उसको रूर प्रदेश कहा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, और यहाँ पर आपको खनिजों की क्या है? अधिकता है। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक में किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका फोटो आप लोग ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हो गया आपको क्या? पठार के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख पठार है उसके बारे में आपने देख लिया। जो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम इन पठार से और नीचे आएंगे। ठीक है, और नीचे जाने के बाद जो है हमें यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है। तो इस पर्वत श्रृंखला को भी जो है आप लोग देख लीजिए। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जिसका नाम है आपको नीलगिरी। ठीक है, इसका नाम क्या है? नीलगिरी। ठीक है, तो ये आपको नीलगिरी पर्वत है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां है ये कहां पर है? हाँ, तो यह जो आपको नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो नीलगिरी है, ठीक है, ये कहां पर है, किस राज्य में है? ठीक है, तो यह आपका क्या है कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरलम की सीमा पर। ठीक है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है ये 3 राज्यों की सीमा पर है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको कर्नाटक हो गया, नीचे आपको केरल, फिर आपको तमिलनाडु। तो नीचे में जो 2 ही राज्य है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर आपको जो है कर्नाटक के क्षेत्र में है। तो ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये 3 राज्य है जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरलम है। ठीक है, तो केरल जिसे अब हम केरलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एक चोटी है। ठीक है, नीलगिरी की, इसे सर्वोच्च चोटी कहते हैं, जिसका नाम है आपको डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। ठीक है, तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है यहाँ पर आपको जो है सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सी है? डोडा बेट्टा। कौन सी है? डोडा बेट्टा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इसी नीलगिरी पर जो है एक स्थान है ऊटी। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो ऊटी की पहाड़ी यहीं पर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध घूमने लायक जगह है। ये आपको तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो जो आपको नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहीं पर क्या है आपको एक स्थान, इसका नाम क्या है? ऊटी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कभी घूमने फिरने की इच्छा हो तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा ऊटी की पहाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तमिलनाडु लिखा हुआ है, देखा भी कीजिए, है ना। तो ऊटी की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो एक तो हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक आपको पहाड़ी है। ठीक है, जिसे कहते हैं अन्ना मलाई की पहाड़ी। हाँ, ठीक है,
अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगली जो पहाड़ी है वो क्या है, अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक है। तो अन्नामलाई से भी जो है आप नाम याद रख सकते हैं, किसका, अनाई मुडी का, ठीक है। तो यह जो आपको अनाई मुडी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है, 2695 मीटर, ठीक है। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहां पर है, तो ये आपको केरलम में है। कहां पर है, केरलम में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपको 3 राज्यों में है, ठीक है। हाँ, और अन्नामलाई जो है ये आपको कहां पर है, केरलम में है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक और आपको यहाँ पर पहाड़ी देखना है, यहाँ एक और पहाड़ी है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी, इस कार्डमम को क्या कहते हैं हिंदी में, इलायची, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारा इलायची होता है, कभी जाइएगा, ठीक है। हाँ, मसाला के लिए आपको केरल का जो है मलाबार तट है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, नारियल भी उधर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो आपको कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है इसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक बात आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और वो क्या है, तो यह जो है आपको भारत का दक्षिणतम पहाड़ी है। ये क्या है आपको, भारत का दक्षिणतम पहाड़ी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको तमिलनाडु और केरलम की सीमा पर है, ठीक है। तो अन्नामलाई केवल आपको केरलम में है, ठीक है। जबकि जो कार्डमम है, इलायची की पहाड़ी है, ये आपको 2 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, तमिलनाडु और केरलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सबको भी जो है याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम पूर्वी घाट पर आते हैं, और यहाँ पर भी आपको कुछ पर्वत देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक नाम याद रखिएगा, नल्लामला, ठीक है। दूसरा नाम लिखिएगा, याद रखिएगा, वेली कोंडा, ठीक है। और तीसरा आपको है पालकोंडा, ठीक है। हाँ। तो नल्ला मल्ला, वेली कोंडा, पालकोंडा, ठीक है। ये 3 पहाड़ी जो है आपको है आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियां है, ठीक है। ये क्या आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि पूर्वी घाट की कौन सी पहाड़ियां है, ठीक है। तो अन्नामला कहाँ है, नल्लामला है नल्लामला, वेलिकोंडा और पालकोंडा, यहाँ पर आकर आपको छूट गया है, वेलिकोंडा और पालकोंडा, ठीक है। तो वेलिकोंडा और पालकोंडा, ठीक है। ये तीनों जो है ये कहां पर है आपको, आंध्र प्रदेश में, कहां पर है,
आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपको जवादी, ठीक है। एक और यहाँ पर है जिसका नाम है आपको सेवराय, ठीक है। तो ये दोनों जो पहाड़ी है ये आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। तो पूर्वी घाट की यह 5 पहाड़ी जो है इसका नाम जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। कि यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में 3 हो गए, नल्लामला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। नाम से भी लग रहा है कि साउथ का ही है ना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये क्या है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जवादी, सेवराय ये दोनों आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एक यहाँ और भी याद रख सकते हैं, ठीक है, और भी यहाँ पर है लेकिन जो इम्पोर्टेंट वही लिखा है, ठीक है। एक और आपको है पंचमलाई, इसको भी जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्टेट तो कम चांसेस है, आपको पूछा जाएगा पंचमलाई की पहाड़ियां कहाँ पर है। ऑप्शन दे देगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, कई सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी आपको बताया था ना कि ये क्या, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। ये क्या आपको पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ठीक है। नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, जवादी, सेवरॉय और पंचमलाई, ठीक है। तो ये 5 जो है आपको कहां पर है, यह पूर्वी घाट में है, ठीक है। तो इसको भी जो आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है कुछ, ठीक है। हाँ क्या हुआ, 3 पेज बनेगा, ठीक है, बनने दीजिए, कोई बात नहीं हुई, ठीक है। चलिए, तो ये आपको 5 पहाड़ी यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक और पहाड़ी जो है आप याद रखिएगा, यहाँ जो आपको छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ भी एक पहाड़ी है, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपको नाम सुना होगा इतिहास में, ठीक है। तो जो राजमहल की पहाड़ी है ये आपको यहाँ छोटा नागपुर पठार में है, ठीक है। और यही राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार को जो मालदार द्वीप से ये अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको जो है झारखंड में है। चलिए, और यहाँ पर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लीजिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत है। चलिए, तो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार का पूरा भाग हो गया, ठीक है। एक और जो है यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी में जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक आपको कल सुबई चोटी है, ये भी आपको पश्चिमी घाट की चोटी है, ठीक है। कल सुबई चोटी, ठीक है। ये आपको महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ, तो ये आपको पश्चिमी घाट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कल सुबई चोटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ सवाल पूछने के तरीके आप लोग को हम जो बता रहे हैं एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। आपने पहले पढ़ा है उत्तरी पर्वत श्रृंखला में कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट तो विश्व का ना हो गया, भारत की बात बोल रहे हैं, K2, ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या है, K2 है, जिसे हम लोग गार्डियन के नाम से जानते हैं, है ना। अगर दक्षिण भारत की आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाई मुडी, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा, क्या हो जाएगा, डोडा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको अनाई मुडी, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, डोडा बेट्टा, ठीक है, दक्षिण भारत की। लेकिन अगर केवल आपसे पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो डोडा बेट्टा ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अगर नीलगिरी की दृष्टि से पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो डोडा बेट्टा, ठीक है, 2637 मीटर। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अनाई मुडी,
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा। ये क्लियर है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक है, तो भी आपका अनाई मोडी ही होगा। क्या हो जाएगा? अनाई मोडी। ठीक है, तो ये भी आपको सवाल बन सकता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे। ठीक है, भारत का दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की पहाड़ी पूछ लिया जाए तो नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सेवरॉय और पंचमलाई। ठीक है, तो जो आपको इसमें नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, जवादी, सेवरॉय, पंचमलाई आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो आपका भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर का यह प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो आज समाप्त हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अगली क्लास में पढ़ना है अब बंदरगाह के बारे में। फिर से दक्षिण भारत की तरफ ही चलेंगे और वहां पर आपको बंदरगाह और पत्तनों के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर आप लोग का। ठीक है, तो आज की क्लास को ये रहने देते हैं, फिर कल चलेगा आगे। ठीक है।